नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए 9 नवंबर 1989, बर्लिन की दीवार जो दो दुनियाओं के बीच एक तरह का कंक्रीट का पर्दा थी, उसे आम लोग अपने हाथों से गिरा रहे हैं। ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, ये एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी, जिसे हम दूसरी दुनिया या सोवियत संघ के नाम से जानते थे। आज की हमारी चर्चा इसी पर आधारित है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विशालकाय सिस्टम के बनने, इसके अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों, और फिर इसके ताश के पत्तों की तरह ढह जाने की पूरी कहानी बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक सुपर पावर अचानक गायब कैसे हो गई और उसके बाद उस हिस्से की दुनिया का क्या हुआ। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति जो कागज पर अमर लगती थी, अचानक हवा में घुल गई। इसने ग्लोबल पावर बैलेंस से लेकर अर्थव्यवस्था तक और यहाँ तक कि भारत जैसे देशों के लिए भी सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विशाल मशीन को खोलकर देखते हैं। ये सोवियत प्रणाली आखिर थी क्या? इसकी शुरुआत हुई 1917 की रूसी क्रांति से। इसका आइडिया बड़ा क्रांतिकारी था, पूंजीवाद को हटाकर एक ऐसा समाज बनाना जहां सब बराबर हों। कागज पर तो ये एक आदर्श दुनिया लगती है। बिल्कुल, ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा प्रयोग था। आइडिया था कि निजी संपत्ति जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, सब कुछ समाज का होगा, मतलब सरकार का। और इस पूरे सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी एक ही पार्टी की थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कुछ भी नहीं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में थी। वही तय करती थी कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसे मिलेगा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो इसका दायरा और भी बढ़ गया ना। हाँ, पूर्वी यूरोप के कई देश इसके साथ जुड़ गए और इसी को सेकंड वर्ल्ड या समाजवादी खेमा कहा जाने लगा। तो एक तरफ तो ये बहुत ही कंट्रोल वाला बंद सिस्टम लगता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले आम नागरिकों के लिए जिंदगी कैसी थी? क्या सब कुछ नेगेटिव ही था? नहीं, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। इसके दो चेहरे थे। एक तरफ सोवियत संघ एक जबरदस्त महाशक्ति बन गया था। अमेरिका को छोड़ दें तो उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा विकसित थी। उसके पास तेल, लोहा, स्टील जैसे ऊर्जा संसाधनों का भंडार था। कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत मजबूत था और उनका अपना घरेलू उपभोक्ता उद्योग था जो पेन से लेकर कार तक सब कुछ बनाता था। भले क्वालिटी पश्चिमी देशों जैसी ना हो, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, क्वालिटी एक मुद्दा थी, लेकिन जरूरी बात यह थी कि सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर तय कर रखा था। अच्छा। मतलब आपको स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, ये सब कुछ सरकार की तरफ से बहुत कम कीमत पर या मुफ्त मिलता था। आपको नौकरी की गारंटी थी। तो एक तरह की सामाजिक सुरक्षा थी जो उस वक्त पश्चिम के कई देशों में भी नहीं थी। तो एक तरफ सुरक्षा और बराबरी का वादा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही थी? कीमत थी आज़ादी। धीरे धीरे ये सिस्टम बहुत ज्यादा नौकरशाही और कह सकते हैं तानाशाही वाला हो गया। लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी तो थी ही नहीं। अगर आप सरकार से असहमत हैं तो आप खुलकर कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, लोग अपना गुस्सा या असहमति चुटकुलों और कार्टूनों के जरिए निकालते थे। ये विरोध करने का एक छिपा हुआ सुरक्षित तरीका था, मतलब हास्य के जरिए एक शांत विद्रोह। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसान का मन हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। कम्युनिस्ट पार्टी का हर संस्था पर इतना मजबूत नियंत्रण था कि वो जनता के प्रति जवाबदेह ही नहीं थी। और एक और बड़ी समस्या थी, पूरे सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, लेकिन दबदबा हमेशा रूस का रहता था। इससे यूक्रेन, जॉर्जिया या बाल्टिक देशों जैसे बाकी गणराज्यों के लोगों को लगता था कि उन्हें दबाया जा रहा है और उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यहीं पर कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। एक ऐसा सिस्टम जो इतना शक्तिशाली, इतना नियंत्रित और बाहर से इतना मजबूत दिखता था, वो अचानक बिखर कैसे गया? ये कोई बाहरी हमला तो था नहीं, ये अंदर से कैसे ढह गया? ये किसी एक दिन में नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। सबसे पहला और बड़ा कारण था आर्थिक ठहराव। 1970 के दशक के अंत तक सोवियत अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाने लगी थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि देश के ज्यादातर संसाधन हथियारों की होड़ में खर्च हो रहे थे। अमेरिका से मुकाबला करने के लिए। फिर है, जब सारा पैसा सेना पर खर्च होगा
तो आम लोगों के लिए चीजें बनाने वाले उद्योग पिछड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सोवियत संघ पश्चिम से बहुत पीछे छूट गया। दुकानों पर रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी होने लगी। लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। और इसके साथ ही एक और बड़ा झटका लगा जो आर्थिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक झटका, वो क्या था? लोगों तक किसी न किसी तरह पश्चिमी दुनिया की खबरें पहुंचने लगी थीं। उन्हें पता चलने लगा था कि पश्चिम में लोगों का जीवन स्तर कितना बेहतर है, वहां दुकानें भरी हुई हैं और लोगों के पास कितनी चॉइस है। दशकों से उन्हें बताया गया था कि सोवियत सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है। जब उन्हें अपनी पिछड़ी हुई हालत की सच्चाई का एहसास हुआ तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सदमा था। मतलब उनका सिस्टम में विश्वास ही हिल गया। बिल्कुल। तो मतलब अर्थव्यवस्था तो फेल हो ही रही थी, लेकिन उससे पहले लोगों के दिमाग में सोवियत संघ का आइडिया फेल हो गया। आर्थिक पतन तो बस एक लक्षण था, असली बीमारी तो भरोसे का टूटना थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी माहौल में 1985 में एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव की। वो एक सुधारक थे, वो सिस्टम को बचाना चाहते थे। रुकिए, तो जो आदमी सिस्टम को बचाने आया था उसी ने अनजाने में उसके टूटने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। ये तो जबरदस्त विडंबना है। ये कैसे हुआ? हाँ, यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। गोर्बाचेव ने 2 बड़ी नीतियां शुरू की, पेरेस्ट्रोइका यानी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और ग्लासनोस्त यानी खुलापन। उनका मकसद था अर्थव्यवस्था में थोड़ी ढील देना, पश्चिम से रिश्ते सुधारना और सिस्टम में थोड़ा लोकतंत्र लाना। लेकिन जब उन्होंने सालों से बंद पड़ी सिस्टम की खिड़कियां खोलीं तो ताज़ी हवा के साथ एक ऐसा तूफान अंदर आ गया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने ऐसी उम्मीदों और ताकतों को जगा दिया जिन्हें दबाना नामुमकिन हो गया था। बिल्कुल। समाज में एक खींचतान शुरू हो गई। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें लगता था कि गोर्बाचेव बहुत धीरे चल रहे हैं, उन्हें और तेजी से बदलाव चाहिए। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी थे जिन्हें लग रहा था कि गोर्बाचेव बहुत तेजी से भाग रहे हैं और उनकी सत्ता और सारे विशेषाधिकार छीन लेंगे। तो इस खींचतान में वो बीच में फंस गए। हाँ, गोर्बाचेव ने दोनों तरफ से अपना समर्थन खो दिया। वो बीच में अकेले रह गए। लेकिन एक स्रोत ये भी तर्क देता है कि सिस्टम तो पहले एक तरह से डेड मैन वॉकिंग था। मतलब गोर्बाचेव ने इसके पतन का कारण नहीं बनाया, उन्होंने तो बस डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया। असली वजह तो दशकों की आर्थिक सड़ान थी। क्या ये एक सही आकलन है? ये एक बहुत मजबूत तर्क है। शायद ये सब भी विघटन का कारण ना बनता अगर आखिरी और सबसे शक्तिशाली कील न ठोकी गई होती, और वो कील थी राष्ट्रवाद की भावना का उदय। अच्छा, बिल्कुल। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और खासकर बाल्टिक गणराज्यों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के अंदर अपनी अलग पहचान और आज़ादी की इच्छा जोर पकड़ने लगी। इन ज्यादा अमीर यूरोपीय इलाकों के लोगों को लगने लगा कि वो सोवियत संघ के पिछड़े इलाकों का बोझ क्यों उठाएं। वो अपनी आर्थिक कीमत चुका रहे हैं। बिल्कुल। और दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने मिलकर ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब खत्म हो गया है। और बस एक सुपर पावर का अंत हो गया, साम्राज्य खत्म, शीत युद्ध खत्म। लेकिन उसके बाद क्या? इन नए नए आजाद हुए देशों का क्या हुआ? स्रोत में एक प्रक्रिया का जिक्र है जिसे शॉक थेरेपी कहा गया है। नाम से ही ये बहुत कठोर लगता है। और ये नाम के जैसा ही कठोर था। ये एक तरह का आर्थिक प्रयोग था जो विश्व बैंक और IMF के मॉडल पर आधारित था। इसका मकसद था इन देशों को रातों रात समाजवादी व्यवस्था से बदलकर पूंजीवादी व्यवस्था में लाना। तो शॉक थेरेपी एक डॉक्टर के इलाज जैसा कम और मतलब बिना एनेस्थीसिया के आर्थिक अंगभंग जैसा ज्यादा था। बिल्कुल सही उपमा है। इसका मतलब था सरकार की सारी संपत्ति, सारे उद्योग, सब कुछ निजी हाथों में बेच दो। सामूहिक खेती खत्म करके निजी खेती शुरू करो और अपनी अर्थव्यवस्था को अचानक विदेशी व्यापार और निवेश के लिए पूरी तरह से खोल दो। कोई धीरे धीरे बदलाव नहीं है, एक झटके में सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में से इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया है। ये लाइन दिमाग में बैठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे देश के कीमती खजानों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया हो। और असल में हुआ भी यही। रूस में बड़े बड़े सरकारी उद्योग या तो ढह गए या उन्हें कुछ चुनिंदा प्रभावशाली लोगों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया। इससे ओलिगार्क यानी एक नए अमीर वर्ग का जन्म हुआ। रूसी मुद्रा रूबल की कीमत मिट्टी में मिल गई, महंगाई आसमान छूने लगी और लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात खत्म हो गई। सोचकर ही डर लगता है। कल्पना कीजिए कि आपकी बैंक में रखी पूरी जमा पूंजी कल सुबह उठकर कागज का टुकड़ा बन जाए। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है,
ये लाखों शिक्षकों, इंजीनियरों और मजदूरों की असलियत थी। जिस सिस्टम ने उनकी रक्षा का वादा किया था वो गायब हो गया और उसकी जगह ले ली अराजकता और एक नए माफिया वर्ग ने। बिल्कुल, पुरानी सामाजिक कल्याण की व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई। बड़ी संख्या में लोग गरीबी में चले गए। समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई जो आज भी मौजूद है। ये एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव था। ये सब तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में हो रहा हो, लेकिन इन झटकों का असर भारत पर भी पड़ा होगा। भारत के तो सोवियत संघ के साथ दशकों पुराने और बहुत गहरे रिश्ते थे। जब भारत का सबसे मजबूत साथी अचानक गायब हो गया तो उसने स्थिति को कैसे संभाला? भारत और सोवियत संघ के रिश्ते कई स्तरों पर बहुत मजबूत थे। आर्थिक तौर पर सोवियत संघ ने भारत की बड़ी सरकारी कंपनियों जैसे भिलाई और बोकारो के स्टील प्लांट को बनाने में मदद की। अच्छा, वो भी ऐसे समय में जब पश्चिम से ऐसी मदद मिलना मुश्किल था। बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्रों में हमेशा भारत का साथ दिया और सैन्य तौर पर भारत के ज्यादातर हथियार और रक्षा उपकरण सोवियत संघ से ही आते थे। और सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक ही नहीं, एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी था, है ना? मुझे याद है स्रोत में राज कपूर और अमिताभ बच्चन का जिक्र है। हाँ, ये एक असल जुड़ाव था। हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बेहद लोकप्रिय थीं। राज कपूर को तो वहाँ घर घर में लोग जानते थे। सही बात है। तो जब सोवियत संघ टूटा तो भारत के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन भारत ने समझदारी दिखाते हुए सभी नए बने देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। हालांकि सबसे मजबूत संबंध आज भी रूस और भारत के बीच ही हैं। और आज ये रिश्ता कैसा है? क्या आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है? आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सपना साझा करते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश का दबदबा न हो, बल्कि कई शक्तियां हों। रूस आज भी भारत के लिए हथियारों का एक बड़ा सप्लायर है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक जरूरी पार्टनर है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एक रणनीतिक सहयोगी भी है। तो हमने बर्लिन की दीवार के गिरने से लेकर एक महाशक्ति के पतन तक की कहानी देखी, फिर पूंजीवाद में एक अराजक बदलाव और उसका असर आज की दुनिया पर। ये एक जबरदस्त यात्रा रही है। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि सोवियत प्रयोग इतिहास में एक बराबरी वाले समाज को बनाने के सबसे बड़े और सचेत प्रयासों में से एक था। इसका पतन हमें सिखाता है कि कैसे सबसे मजबूत और नियंत्रित दिखने वाले सिस्टम भी आर्थिक ठहराव, लोगों की उम्मीदों से दूरी और राष्ट्रवाद जैसी शक्तिशाली भावना के सामने बिखर सकते हैं। ये एक चेतावनी है। बिल्कुल, एक चेतावनी है कि किसी भी सिस्टम को सिर्फ ताकत के दम पर हमेशा के लिए नहीं चलाया जा सकता। हमारे स्रोत में एक बात का जिक्र है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा गया है कि इस बदलाव ने दुनिया के सामने सिर्फ दो ही रास्ते छोड़े, या तो राज्य नियंत्रित समाजवाद या फिर पूंजीवाद। किसी भी तीसरे रास्ते की संभावना को खारिज कर दिया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां हम जलवायु परिवर्तन, असमानता जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या ये आज भी सच है? क्या वाकई हमारे पास केवल यही दो विकल्प हैं, या समाज के नए मॉडल अभी भी उभर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।